जगत प्रकाश जी नड्डा, आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आदरणीय कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह जी और आदरणीय ढींडसा साहब के बीच में एक लंबी वार्ता और बैठक संपन्न हुई है। और बैठक के बाद में आज इस बात की आधिकारिक घोषणा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। ये तय किया गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के और कौन सी पार्टी लड़ेगी इसको लेकर के तीनों ही दलों के दो प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और बैठक में इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ में पंजाब से जुड़े हुए विषय, सिखों से जुड़े हुए विषय, कृषि से जुड़े हुए विषय और पंजाब में जो बहुत बड़ा तबका है ओबीसी, उन सब से जुड़े हुए विषय, इन सब विषयों के ऊपर व्यापक चर्चा करने के बाद में एक मैनिफेस्टो, जॉइंट मैनिफेस्टो इन तीनों दलों का, इस गठबंधन का बनेगा जो हमारे लिए आने वाले चुनाव में चुनाव का आधार होगा। और इसके साथ साथ में पंजाब को भविष्य में किस तरह से जो उसके खुशहाली का अतीत है, उस अतीत को लौटा करके पंजाब को नया पंजाब किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके लिए ये गठबंधन मिलकर के काम करेगा। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। अभी कुछ नहीं, उसके भी कुछ नहीं। सर चंडीगढ़ चुनाव नतीजों पर तो रिएक्शन दीजिए, जो नतीजे आए हैं। सर चंडीगढ़ वाले पे तो बोल दीजिए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल अमित शाह से मुलाकात हुई है दो दलों के नेताओं की। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पंजाब को लेकर के स्ट्रैटेजी आज बनाई गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर के। तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी पंजाब में और पंजाब के जो लोकल मसले हैं उन पर आगे भी बैठक होगी तीनों पार्टियों के बीच। सीट शेयरिंग को लेकर के अभी फैसला नहीं हुआ है, जल्दी इस पर भी फैसला ले लिया जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी कि पंजाब में बीजेपी का गठबंधन 2 और पार्टियों से होगा और गठबंधन में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पंजाब फतेह करने की कवायद में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री फिर से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं पंजाब को लेकर के भी। और पंजाब में चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं तो इसलिए स्ट्रैटेजी बनाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के जिम्मे है। और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह और बाकी 2 दलों के नेताओं के साथ भी बातचीत की है। तो पंजाब में बीजेपी जो है वो 2 दलों के साथ गठबंधन करेगी। 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। सीटों पर जल्द ही फैसला होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने ये जानकारी दी मीडिया से बातचीत में। सीटों पर जल्द होगा फैसला, शेखावत ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब में तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी चुनाव। ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है मीडिया को। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह और बाकी जो नेता हैं वो मिलने के लिए अमित शाह से पहुंचे थे। ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तय किया गया कि गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ चुनाव में उतरेगी बीजेपी। 3 दलों का यह गठबंधन होगा और 3 दलों के गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी ये फिलहाल तय नहीं हुआ है। लेकिन आधिकारिक तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि 3 पार्टियां मिलकर के पंजाब में चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन के तहत सीटों को लेकर के जल्द फैसला कर लिया जाएगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कितनी सीटें पर तीनों पार्टियां लड़ेंगी, कितनी सीटों पर, इस पर फैसला अभी होना बाकी है। तो आगे भी मीटिंग होगी और फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये जल्द फैसला होगा। सीटों पर जल्द होगा फैसला, शेखावत ने ये जानकारी दी है। फिलहाल ये तय हुआ है कि 3 दलों
का जो गठबंधन है वो पंजाब चुनाव में भाग्य आजमाएगा। बीजेपी बड़ी भूमिका में रहेगी और सीट शेयरिंग को लेकर के जल्द एक मीटिंग होगी और फिर सीट शेयरिंग को लेकर के भी फैसला कर लिया जाएगा। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह फैसला हो गया है कि तीनों पार्टियां पंजाब चुनाव में एक साथ जोर आजमाइश करेंगी, पंजाब की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ खड़े हुए देख रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, बैठक हुई है और इसी बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने स्ट्रैटेजी बनाई है, रणनीति बनाई है पंजाब चुनाव को लेकर के भी, और गठबंधन जो होगा वो 3 दलों का गठबंधन होगा और गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पंजाब में बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग से पार्टी बनाई, कांग्रेस से उनका नाता टूटा, कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी अलग राह पकड़ ली। उनके लिए बड़ी चुनौती है पंजाब में वापसी करने की। उन्होंने नई पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के साथ ही वो बीजेपी के साथ जुड़ गए। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, 3 दलों का गठबंधन तो होगा लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के अभी कोई बातचीत नहीं बनी है। आगे और बैठकें होंगी जिसमें किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तय होगा। देखिए, कैप्टन ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कैप्टन का रुख क्या रहने वाला है। हालांकि पंजाब के इन तीनों दलों की अगर हम बात करें, देखिए चुनाव है तो चुनाव में जाहिर सी बात है सीट शेयरिंग को लेकर के अंतिम समय तक लगातार पेच की स्थिति फंसी रहती है। सारी बातें पहले ही अमित शाह से स्पष्ट हो चुकी हैं। कैप्टन कई बार दिल्ली आ चुके हैं और कैप्टन जब भी दिल्ली आते हैं तो अमित शाह के साथ लंबी वार्ता होती है उनकी। हालांकि पहले कैप्टन ने ये कहा था, आपको याद होगा, कि मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा और पंजाब की राजनीति को बाहर से ही देखूंगा और बीजेपी में भी बाहर से समर्थन देने की बात की जा रही थी। लेकिन चूंकि अब पार्टी बन चुकी है तो जाहिर सी बात है सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी। हालांकि अभी सीट शेयर को लेकर किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन कहा जा रहा है कि पंजाब के हालात जिस तरीके के बने हुए हैं, पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है, क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी भी वहां फाइट करते नजर आ रही है और जिस किसान आंदोलन के मुद्दे पर जो बीजेपी बैकफुट पर गई उसका असर पंजाब में देखने को मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहेगा कैप्टन के साथ जो सीट शेयरिंग हो वो सही तरीके से हो जाए, उसमें किसी प्रकार की स्थिति जो है वो खराब ना हो, क्योंकि कैप्टन खुद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आके खड़े हुए थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन को बुलाया था। ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बात नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि देर शाम तक ये भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। गौरव, बड़ा दिलचस्प हो गया है पंजाब का चुनाव। 4-4 चतुष्कोणीय मुकाबला होगा इस बार पंजाब में। और क्या ये जो गठबंधन है वो बाकी तीनों पार्टियों और गठबंधन को, जो कि चूंकि अकाली दल और बीएसपी का भी गठबंधन है, तो चुनौती देने की स्थिति में अब दिखाई दे रहा है क्या ये गठबंधन? और देखिए, साफ तौर पे अगर अकाली की बात करें, अकाली का एक प्रभुत्व पंजाब पे रहा है। जब भी चुनाव होते हैं एक वोट शेयर उनका अलग से रहता है। लेकिन इस बार चूंकि मैं ये कहूंगा आपको कि आम आदमी पार्टी भी सेंधमारी करते नजर आ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को समझ रही है। क्योंकि पंजाब ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी आप देखिए, सभी छोटे दल एक तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहीं से भी कोई मुसीबत मोल नहीं लेगी। जितने भी दलों के साथ इनका गठबंधन होगा उन दलों के साथ वो गठबंधन करेगी। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर के अंतिम जो बातचीत है वो अभी फिलहाल के होगी, क्योंकि कैप्टन का साथ बेहद जरूरी है। अकालियों की बात करें, अकालियों का अलग पकड़ है पंजाब में, उनका अलग प्रभुत्व है, तो उनको भी नकारा नहीं जा सकता है। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब चुनाव की रणनीति तैयार करेगी। हालांकि पंजाब की अगर बात करें तो कैप्टन जब भी अमित शाह के साथ मिलने आते हैं तो यही कयास लगाए जाते हैं, क्योंकि कैप्टन का जो एक तबका है, कैप्टन का जो तमगा है पंजाब के अंदर, वो अलग तमगा है। और कैप्टन जब से किनारे हुए हैं, अलग पार्टी बनाई है, तब से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कैप्टन नजर आएंगे, चाहे स्थितियां जैसी भी बनी हो पंजाब के अंदर। गौरव, ये भी जानना जरूरी है, इस गठबंधन का ऐलान तो हो गया है, 3 दलों का ये गठबंधन होगा, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रहेगी।
बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे पंजाब के अंदर अभी ये चीजें स्पष्ट होनी है, क्योंकि अभी हमारे पास जो खबर आ रही है इसमें खुद अमित शाह जो है पंजाब का दौरा करेंगे और तमाम लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और कैप्टन के साथ लगातार बातचीत चली रही है। इसके अलावा पंजाब में और भी जो दल हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही है। बी पार्टी हो या फिर ए पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार किसी भी तरीके से पंजाब के अंदर अपनी जगह बनानी है और उसके लिए मुझे लगता है कि कैप्टन का फेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी भले ही गठबंधन के लिए इस्तेमाल करेगी, लेकिन ए टीम भारतीय जनता पार्टी खुद बनेगी। और पंजाब की राजनीति में एक बात और कही जाती है कि जब तक सीएम का चेहरा कोई दिखा करके चुनाव नहीं लड़ता है तब तक पंजाब में सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए दलों के गठबंधन की बात तो अलग है, चेहरा भी दिखाना बहुत जरूरी होगा। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल पंजाब गए थे पिछले चुनाव में, जब तैयारियां चल रही थी वो लगातार बैठक कर रहे थे और उनको इसीलिए नकार दिया गया क्योंकि वो दिल्ली छोड़ पंजाब की बात कर रहे थे और उनके पास कोई बड़ा फेस नहीं था। तो इस बार इन चीजों को ध्यान रखना होगा क्योंकि राजनीति का अलग परिदृश्य है पंजाब के अंदर, अलग समीकरण है। तो पंजाब के अंदर फिलहाल तीनों ही दलों की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के अभी आखिरी बातचीत जो है वो होगी। उसके बाद चुनाव में किस तरीके की फाइट होनी है वो आपको सामने दिखाई देगी। बिल्कुल, तो बैठक में ये तय किया गया कि तीन दलों के गठबंधन में बीजेपी जो है पंजाब के चुनाव में भाग्य आजमाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें तय होना बाकी है अभी। सीट शेयरिंग में किसे कितनी सीटें मिलेंगी और कौन इस गठबंधन का चेहरा होगा, चेहरा कोई होगा भी या नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। शुक्रिया गौरव इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश मौजूद है, मंडी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं सुनते हैं। दे सकते हैं आप पहले दिन सरकार बनी तो पहले दिन भी आप हाजिर हुए हमको शुभकामनाएं देने के लिए, और एक साल पूरा हुए तो एक साल पर भी आप धर्मशाला में आकर के हमको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। और दूसरी साल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, नड्डा जी आए थे, और आज क्योंकि तीसरे साल हम कार्यक्रम नहीं कर पाए थे कोविड के कारण, आज चौथी साल पर आप फिर से आप हमको आशीर्वाद देने के लिए इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने प्रयत्न किया है गरीब आदमी की मदद हो, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है कि जहां गरीब है वहां हम खड़े हों, उसके साथ साथी बनकर के खड़े हों, सहयोगी बनकर के खड़े हों, इस दिशा में हमने प्रयत्न किया है। और इस बात को लेकर के मुझे प्रसन्नता है कि जहां आपने पूरे देश भर के लिए गरीब आदमी की मदद करने के लिए हर तरह से रास्ता खोलने की कोशिश की, और उसमें आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ा योगदान रहा। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर एक गरीब आदमी के इलाज के लिए, वो आदमी कल्पना नहीं कर सकता कितने करोड़ों लोगों की आपने इस प्रकार से उनके जीवन की रक्षा की है। ये मैं समझता हूं एक बहुत पुण्य का कार्य आपके हाथों से हुआ है। और आज भी मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हिमाचल प्रदेश में भी 1,16,000 लोगों का इलाज आपके उस आयुष्मान भारत के माध्यम से हम कर पाए हैं। जिन गरीब आदमी का इलाज करने की स्थिति में वो थे नहीं, जो उनकी मदद कर पाए हैं। आपके इस स्वप्न को आगे साकार करने की दिशा में हमने प्रयत्न किया है, हमने कोशिश की है कि इसको और आगे बढ़ाएं, और उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम मुख्यमंत्री हिम केयर रखा, और उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमने 2,20,000 से ज्यादा गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजने में सफलता हासिल की। 200 करोड़ से ज्यादा हमने हिमाचल प्रदेश में हमने अभी तक उस पर खर्च भी किया। उसी प्रकार से आपके एक स्वप्न और था कि पर्यावरण स्वच्छ रहे। हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ में आपने एक योजना शुरू की कि हमारी माताएं बहनें हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना करके परोसती हैं, लेकिन धुएं में रह करके उनके जीवन को कितना कठिन और जटिल बना देते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। और इस दृष्टि से आपने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की पूरे देश भर में, और उस उज्ज्वला योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 परिवारों को उसका लाभ मिला। और हमने उस बात को लेकर के आगे बढ़ करके एक निर्णय किया, जहां आपने इतनी मदद की, आपके सामने पूरा देश है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं आज मंडी में, और आज हिमाचल को
11,000 करोड़ रुपए की सौगात मिल रही है और ये सौगात जो है ये किस तरह आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएगी। हाँ, हर घर में गैस का चूल्हा आज की तारीख में है। ये आप सबकी प्रेरणा से संभव हो पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर घर हर गरीब आदमी को अपना घर हो, यह आदमी का सपना होता है। उस दृष्टि से भी हमने प्रयत्न किया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो शहरी क्षेत्र है। 4,887 मकान ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 3,997 घर जो है, लगभग 4,000 घर जो है वो शहरी क्षेत्रों में बना करके दिए। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी, जहां घर गरीब आदमी का भले ही टूटा हुआ हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन हिमाचल का कोई आदमी घर के बिना नहीं है। आपने मदद की और इस मदद से वो अच्छे घर में रहने की परिस्थिति में हो पाए हैं। इसके लिए भी हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अटल टनल रोहतांग एक स्वप्न जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और उस स्वप्न को साकार करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, अटल जी से घोषणा करवाने के लिए दोनों महान विभूतियां आज हमारे बीच में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय धूमल जी, इन दोनों ने अटल जी के समक्ष इस बात को जोरदार ढंग से पैरवी की और सफलता हासिल की। आखिरकार अटल जी ने घोषणा की। अटल जी ने घोषणा करने के पश्चात उसका शिलान्यास किया और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज वो अटल टनल आने जाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से 2020 में उद्घाटन होने के पश्चात लोगों को जीवन को सरल करने में और दुनिया भर का पर्यटक को हिमाचल प्रदेश में उस टनल को देखने के लिए पहुंचाने में कारगर सिद्ध हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार इतने बड़े उपहार के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। और उसी तरह जहां भाई अनुराग ठाकुर जी ने कहा एम्स हिमाचल प्रदेश को मिला, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। यानी कि हिमाचल से किसी आदमी का इलाज अगर एम्स में होता था तो ये मान करके चलते थे कि वो बहुत दूर है, क्योंकि एम्स हमको दिल्ली जाकर के मिलता था और दिल्ली जाकर, क्योंकि दिल्ली में ही होता था एम्स आज से पहले। आपने उस दिशा में आगे बढ़ करके हिमाचल छोटे प्रदेश के लिए भी एम्स दिया और बिलासपुर में उसके ओपीडी की शुरुआत हो गई और आपने उसका शिलान्यास करने के पश्चात तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए कहा है और मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आपका स्वागत करूंगा। जून के महीने में हम उस एम्स का उद्घाटन करने की परिस्थिति में होंगे। आज ही मैं यहाँ मंडी के इस पटल के मैदान में आपको आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, आप आए और उस एम्स का उद्घाटन करके अनुग्रहित करने के लिए जब आएंगे तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। 4 मेडिकल कॉलेज, IIT मंडी में और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजों का इस तरह से हम जिक्र करें तो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर काम करने की हिमाचल प्रदेश सरकार की जो एक कोशिश आपके आशीर्वाद से हुई है उसमें हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। कोविड का संकट बहुत बड़ा संकट और कोविड के संकट में एक ऐसी परिस्थिति थी, मालूम नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये संकट हमारे सामने था। आदमी के जीवन को बचाने के लिए ये बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति के दौर में से गुजरना पड़ा और मैं आपका अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए भी, जहां पूरे देश भर के लिए आपने एक अभियान वैक्सीन का शुरू किया और वैक्सीन के अभियान वो भी भारत के साइंटिस्ट द्वारा बनाई हुई वैक्सीन भारत के लोगों को लगे, ये सपने को साकार किया और उसमें मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में वैक्सीन के पहली डोज में भी और दूसरी डोज में भी सबसे पहले अपने लक्ष्य को हासिल करने वाला प्रदेश हुआ। उसके लिए भी आपकी जो हौसला दिया, आपने हिम्मत दी हम सबको आगे बढ़कर के काम करने के लिए, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं लेकिन समय की भी कमी है। आपका मार्गदर्शन हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक होता है। आप यहाँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आए, आपका एक बार फिर से मैं अभिनंदन करता हूं। हम कोशिश करेंगे हिमाचल प्रदेश में एक जो क्रम बना है उस क्रम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। 1985 के बाद यहां सरकारें
5 वर्ष के लिए बदलती हैं, 5 वर्ष के बाद फिर नई सरकार आ जाती है। ऐसी परिस्थिति अब की बार हम नहीं जाने देते हैं और हम कोशिश करेंगे निश्चित रूप से कि आपकी भावनाओं का भी सम्मान हो और जिस प्रकार से हमने प्रदेश को हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप सरलता और सहजता के साथ आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सभी जनता के सहयोग से, हिमाचल प्रदेश के लोगों के सहयोग से, अपनी पार्टी के संगठन के नेतृत्व के सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है वहां हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और 2022 में फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही मैं आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहता हूं। आप एक बार फिर से देवभूमि में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, हिमाचल की जनता आपसे कितना प्यार करती है इस बात का प्रमाण है कि आज पड्डल जैसा इतना बड़ा मैदान छोटा पड़ गया है और हजारों की संख्या में लोग बाहर सड़क पर भी खड़े हैं आपके एक झलक पाने के लिए, आपके विचार सुनने के लिए। ये इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल की जनता आपसे कितना प्रेम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अब निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आज लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आपके कर कमलों द्वारा हो और साथ ही निवेदन करना चाहूंगा आपके साथ महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से के मंच के दाईं ओर आप आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, आज यहां पर सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना 120 करोड़ रुपए की लागत से आज इसका उद्घाटन होने वाला है। इसके साथ रेणुका बांध और धौलासिद्ध और लूरी जल विद्युत परियोजना स्टेज 1 का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मेरा सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में वर्ष 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा जरूरत को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास ही हैं कि पिछले 7 वर्षों में भारत ने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि की है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो संकल्प से सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री के इसी रिन्यूएबल एनर्जी संकल्प को अगले पड़ाव में ले जा रही हैं हिमाचल में स्थापित एवं प्रस्तावित 4 जल विद्युत परियोजनाएं। हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय रेणुका बांध परियोजना और पब्बर नदी पर 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित हैं, जबकि सतलुज नदी पर 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 और ब्यास नदी पर 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना SJVN द्वारा स्थापित की जा रही है। ये चारों परियोजनाएं प्रतिवर्ष 1,648 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेंगी। इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को कमिश्निंग के 40 वर्षों तक 12% बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इन परियोजनाओं के निर्माण से 68,14,000 मानव कार्य दिवस के रोजगार सृजित होंगे और 13.81 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। इससे कृषि, उद्योग, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज होगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के 24/7 पावर टू ऑल रिन्यूएबल एनर्जी विजन
और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। भारत 2030 तक एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में वर्ष 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा जरूरत को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास ही हैं कि पिछले 7 वर्षों में भारत ने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि की है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो संकल्प से सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री के इसी रिन्यूएबल एनर्जी संकल्प को अगले पड़ाव में ले जा रही है हिमाचल में स्थापित एवं प्रस्तावित 4 जल विद्युत परियोजनाएं। हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय रेणुका बांध परियोजना और पब्बर नदी पर 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित हैं, जबकि सतलुज नदी पर 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 और ब्यास नदी पर 66 मेगावाट की धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना SJVN द्वारा स्थापित की जा रही है। ये चारों परियोजनाएं प्रतिवर्ष 1648 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेंगी। इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को कमीशनिंग के 40 वर्षों तक 12% बिजली निःशुल्क दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, परिश्रम आप कर रहे हैं, जीवन हमारा सुधर रहा है, प्रयास आपके हैं, प्रसन्नता हमें मिलती है, पराक्रम आपका है, संकट हमारे दूर होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी से कि वे आज के इस पावन अवसर पर यहां जनसमूह को संबोधित करें, अपना आशीर्वाद दें। इस पटल मैदान में सभी लोगों से निवेदन के सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक बार मोदी जी, 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 एक बार मोदी जी। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हिमाचल के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी अनुराग जी, संसद में मेरे साथी श्री सुरेश कश्यप जी, किशन कपूर जी, बहन इंदु गोस्वामी जी और हिमाचल के कोने कोने से यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस महीने काशी विश्वनाथारे दर्शन करने बाद आज इस छोटी काशी मंज बाबा भूतनाथरा, पंचवक्त्रारा
महामृत्युंजय रा आशीर्वाद लेने रा मौका मिलिया। देवभूमि रे सभी देवी देवतियां जो मेरा नमन। साथियों, हिमाचल से मेरा हमेशा से एक भावात्मक रिश्ता रहा है। हिमाचल की धरती ने हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मेरे जीवन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। और आज मैं जब आपके बीच आया हूं और मैं जब भी मंडी आता हूं तो मंडी री सेपू बड़ी, कचौरी और बदाने रे मिठा की याद आ ही जाती है। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के भी 4 साल पूरे हुए हैं। सेवा और सिद्धि के इन 4 सालों के लिए हिमाचल के जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में और ऐसी कड़ाके की ठंड में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आना, इसका मतलब ही है कि इन 4 साल में हिमाचल को तेज गति से आगे बढ़ते हुए आपने देखा है। जयराम जी और उनकी परिश्रमी टीम ने हिमाचल वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इन 4 वर्षों में 2 साल हमने मजबूती से कोरोना से भी लड़ाई लड़ी है और विकास के कार्यों को भी रुकने नहीं दिया। बीते 4 सालों में हिमाचल को पहला एम्स मिला। हमीरपुर, मंडी, चंबा और सिरमौर में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए। हिमाचल की कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए अनेक विध प्रयास भी जारी हैं। भाई और बहनों, आज यहां मंच पर आने से पहले मैं हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों में इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुआ और यहां एक जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख करके भी मन अभिभूत हो गया। इसमें हिमाचल में हजारों करोड़ रुपए के निवेश का, युवाओं के लिए अनेक नए रोजगार का मार्ग बना है। अभी यहां थोड़ी देर पहले 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास
या फिर लोकार्पण भी किया गया है। इनसे हिमाचल की आय बढ़ेगी और रोजगार के हजारों अवसर भी बढ़ेंगे। सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट हो, लूहरी प्रोजेक्ट हो, धौला सिद्ध प्रोजेक्ट हो या रेणुका जी प्रोजेक्ट, ये सभी हिमाचल की आकांक्षा और देश की आवश्यकता की पूर्ति दोनों के माध्यम से होने वाली है। सावड़ा कुड्डू बांध तो पियानो की आकृति वाला एशिया का पहला ऐसा बांध है। यहां पैदा हुई बिजली से हिमाचल को हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए की आय होगी। साथियों, श्री रेणुका जी हमारी आस्था का अहम केंद्र है। भगवान परशुराम और उनकी मां रेणुका जी के स्नेह की प्रतीक इस भूमि से आज देश के विकास के लिए भी एक धारा निकली है। गिरी नदी पर बन रही श्री रेणुका जी बांध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो एक बड़े क्षेत्र को इससे सीधा लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट से जो भी आय होगी उसका भी एक बड़ा हिस्सा यहीं के विकास पर खर्च होगा। साथियों, देश के नागरिकों का जीवन आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें बिजली की बहुत बड़ी भूमिका है। बिजली पड़ने के लिए, बिजली घर के काम निपटाने के लिए, बिजली उद्योगों के लिए और इतना ही नहीं, अब तो बिजली मोबाइल चार्ज करने के लिए, उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। आप जानते हैं हमारी सरकार का ईज ऑफ लिविंग मॉडल पर्यावरण के प्रति सचेत और पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद कर रहा है। आज यहां जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली न्यू इंडिया की तरफ देश का एक मजबूत कदम है। आज पूरा विश्व भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक, पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी के हर संसाधन को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। मकसद यही है कि देश के नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो और भारत अपने लक्ष्यों को किस तरह प्राप्त कर रहा है, उसका एक उदाहरण देश की बढ़ती इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी भी है। साथियों, भारत ने 2016 में ये लक्ष्य रखा था कि वो साल 2030 तक अपनी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फोसिल एनर्जी सोर्स से पूरा करेगा। आज हर भारतीय को
इसका गर्व होगा कि भारत ने अपना ये लक्ष्य इस साल नवंबर में ही प्राप्त कर लिया है। यानी जो लक्ष्य 2030 का था, भारत ने वो 2021 में ही हासिल कर लिया। ये है आज भारत के काम करने की रफ्तार, हमारे काम करने की रफ्तार। साथियों, पहाड़ों को प्लास्टिक की वजह से जो नुकसान हो रहा है, हमारी सरकार उसे लेकर भी सतर्क है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान के साथ ही हमारी सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके आज उसका इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है। आज आपसे बात करते हुए मैं हिमाचल आने वाले देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। हिमाचल आने वाले सभी पर्यटकों से भी आग्रह करना चाहता हूं, हिमाचल को स्वच्छ रखने में, प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त रखने में पर्यटकों का भी दायित्व बहुत बड़ा है। इधर उधर फैला प्लास्टिक, नदियों में जाता प्लास्टिक हिमाचल को जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसे रोकने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। साथियों, देवभूमि हिमाचल को प्रकृति से जो वरदान मिला हुआ है, हमें उसे संरक्षित करना ही होगा। यहां टूरिज्म के साथ ही औद्योगिक विकास की भी अपार संभावना है। हमारी सरकार इस दिशा में भी लगातार काम कर रही है। हमारा जोर विशेष तौर पर फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग और फार्मा पर है, और यहां फन तो है ही है। टूरिज्म का फन हिमाचल से बढ़कर कहां मिलेगा। हिमाचल की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में विस्तार की बहुत क्षमता है। इसलिए हमारी सरकार मेगा फूड पार्क से लेकर कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। फार्मिंग में नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी डबल इंजन की सरकार निरंतर काम कर रही है। आज प्राकृतिक खेती से हुई उपज की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। केमिकल मुक्त कृषि उत्पाद आज विशेष आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि हिमाचल इसमें भी अच्छा काम कर रहा है। राज्य में अनेक बायो विलेज बनाए गए हैं, और मैं आज विशेष रूप से हिमाचल के किसानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है। मुझे बताया गया करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा किसान इतने छोटे से राज्य में और बहुत ही कम समय में केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती के रास्ते पर चल पड़े हैं। और मैं आज अभी प्रदर्शनी में प्राकृतिक खेती के उत्पाद देख रहा था। उसकी साइज भी इतनी लुभावनी थी, उसके रंग रूप इतने लुभावने थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हिमाचल को, हिमाचल के किसानों को,
इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश भर के किसानों को आग्रह करता हूं कि हिमाचल ने जो रास्ता चुना है, यह रास्ता उत्तम किसानी का एक उत्तम मार्ग है। आज जब पैक फूड का चलन बढ़ रहा है, तो हिमाचल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथियों, हिमाचल प्रदेश देश के सबसे महत्वपूर्ण फार्मा हब में से एक है। भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो इसके पीछे हिमाचल की बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश ने न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की है। फार्मा इंडस्ट्री के साथ ही हमारी सरकार आयुष इंडस्ट्री, नेचुरल मेडिसिन से जुड़े उद्यमियों को भी बढ़ावा दे रही है। साथियों, आज देश में सरकार चलाने के दो अलग अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। अगर हम हिमाचल में ही देखें तो आज पहला मॉडल, जिस मॉडल को हम लेकर के आपके पास आए, वह मॉडल पूरी शक्ति से राज्य के विकास में जुटा हुआ है। इसी का परिणाम है कि हिमाचल ने अपनी पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन देने में बाकी सबसे बाजी मार ली है। यहां जो सरकार में है वो राजनीतिक स्वार्थ में डूबे नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरा ध्यान हिमाचल के एक एक नागरिक को वैक्सीन कैसे मिले इसमें लगाया है। और मुझे एक बार वर्चुअली इस काम में जुटे लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला था। बड़ा प्रेरक, एक एक की बात इतनी प्रेरक थी। भाइयों बहनों, हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी कष्ट उठा करके भी सबने वैक्सीन पहुंचाई। ये हमारा सेवा भाव, लोगों के प्रति दायित्व का एहसास है। यहां सरकार ने लोगों के विकास के लिए अनेक नई योजनाओं को लागू किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बेहतर तरीके से विस्तार कर रही है। ये दिखाता है कि हिमाचल सरकार को लोगों की, गरीबों की कितनी चिंता है। साथियों, आज हमारी सरकार बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने के लिए काम कर रही है। बेटा बेटी एक समान, और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आई हैं तो उनके आशीर्वाद हमें इस काम के लिए ताकत देते हैं। बेटा बेटी एक समान। हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। देखिए, सबसे ज्यादा तालियां हमारी बहनें बजा रही है।
बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना कैरियर भी बना पाएगी। हमारे इन सारे प्रयासों के बीच आप एक दूसरा मॉडल भी देख रहे हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपना वोट बैंक देखता है। जिन राज्यों में वो सरकार चला रहे हैं उसमें प्राथमिकता गरीबों के कल्याण को नहीं बल्कि खुद के परिवार के कल्याण की ही है। मैं जरा चाहूंगा, देश के पंडितों से आग्रह करूंगा, जरा उन राज्यों का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जरा देख लीजिए। उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी इस बात का गवाह है कि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता नहीं है। साथियों, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ आपकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निरंतर काम कर रही है। अब सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बच्चे बीच जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी 3 जनवरी सोमवार से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। 3 जनवरी सोमवार से अभियान शुरू होने वाला है। मुझे विश्वास है हिमाचल प्रदेश इसमें भी शानदार काम करके दिखाएगा। देश को दिशा देने का काम हिमाचल करके रहेगा। हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई में देश की एक बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं। उन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। ये सारे प्रयास हिमाचल के लोगों को सुरक्षा कवच तो देंगे ही, यहां के लिए जरूरी टूरिज्म सेक्टर को भी बचाने में और आगे बढ़ाने में ये बहुत मदद करेंगे। साथियों, हर देश में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग स्पष्ट तौर पर 2 विचारधाराओं को देख रहे हैं। एक विचारधारा विलंब की है, दूसरी विचारधारा विकास की है। विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, लोगों की बुनियादी सुविधा देने का काम हो, विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार करवाया। इसी वजह से अटल टनल के काम में बरसों का विलंब हुआ। रेणुका जी परियोजना में भी 3 दशकों का विलंब हुआ। उन लोगों की विलंब की विचारधारा से तद्दन अलग हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ
विकास के लिए हैं, तेज गति के विकास के लिए है। हमने अटल टनक का काम पूरा करवाया। हमने चंडीगढ़ से मनाली और शिमला को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया। हम सिर्फ हाईवे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकसित नहीं कर रहे, बल्कि अनेकों जगह हम रोपवे भी लगवा रहे हैं। हम दूर दराज के गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी जोड़ रहे हैं। साथियों, बीते 6-7 सालों में जिस तरह डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उससे हमारी बहनों के जीवन में विशेष तौर पर बहुत बदलाव आया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। शौचालय की सुविधा मिलने से भी बहनों को बहुत राहत मिली है। पानी के लिए यहां की बहनों बेटियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। एक समय था जब पानी का कनेक्शन पाने के लिए ही कई दिनों तक सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज सरकार खुद पानी का कनेक्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आजादी के 7 दशक में हिमाचल में 7 लाख परिवारों को पाइप से पानी मिला था। 7 दशक में 7 लाख परिवारों को। सिर्फ 2 साल के भीतर ही, और वो भी कोरोना काल होते बावजूद भी, 7 लाख से अधिक नए परिवारों को पाइप से पानी मिल चुका है। 7 दशक में 7 लाख कितने? 7 दशक में कितने? जरा उधर से भी आवाज आए, कितने? 7 दशक में 7 लाख। और हमने 2 साल में दिए 7 लाख और नए। कितने दिए? 7 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम अब लगभग 90% आबादी के पास नल से जल की सुविधा है। डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। इन योजनाओं में हिमाचल के लगभग 1.25 लाख मरीजों को फ्री इलाज मिल चुका है। इसी प्रकार यहां की सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का विस्तार गृहिणी सुविधा योजना से किया, जिससे लाखों बहनों को एक नई मदद मिली। केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में जो मुफ्त राशन पहुंचा रही है, उसको तेजी से हर लाभार्थी तक पहुंचाने का काम भी राज्य सरकार यहां कर रही है। साथियों, हिमाचल वीरों की धरती है। हिमाचल अनुशासन की धरती है। देश की आन बान और शान को बढ़ाने वाली धरती है। यहां के घर घर में देश की रक्षा करने वाले वीर बेटे बेटियां हैं। हमारी सरकार ने बीते 7 वर्षों में देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, फौजियों, पूर्व फौजियों के लिए जो निर्णय लिए हैं,
उसका भी बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के लोगों को हुआ है। वन रैंक वन पेंशन का दशकों अटका हुआ फैसला, विलंब वाली नीति, वो अटका हुआ फैसला हो या फिर सेना को आधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम, ठंड में परेशानी कम करने के लिए जरूरी साधन संसाधन देना हो या फिर आने जाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, सरकार के प्रयासों का लाभ हिमाचल के हर घर तक पहुंच रहा है। साथियों, भारत में एक बार पर्यटन और तीर्थाटन आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। तीर्थाटन में हिमाचल का जो सामर्थ्य है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये शिव और शक्ति का स्थान है। पंच कैलाश में से 3 कैलाश हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार हिमाचल में कई शक्तिपीठ भी है। बौद्ध आस्था और संस्कृति का भी अहम स्थान यहां मौजूद है। डबल इंजन की सरकार हिमाचल की इस ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली है। मंडी में शिव धाम का निर्माण भी इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है। भाइयों और बहनों, आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हिमाचल भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। यानी ये हिमाचल के लिए नई संभावनाओं पर काम करने का भी समय है। हिमाचल ने हर राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है। आने वाले समय में भी ये उत्साह जारी रहेगा। एक बार फिर विकास और विश्वास के 5वें वर्ष की ओर नव वर्ष की मंगल कामनाएं, आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। इतना प्यार देने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए मैं फिर एक बार इस देवभूमि को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और करीब 11,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज हिमाचल को दी और कहा कि डबल इंजन की सरकार में महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। केमिकल मुक्त उत्पाद की काफी यहां पर डिमांड है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात यहां पर की है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। कहा कि हमारा कमिटमेंट सिर्फ विकास का है। एक बार मोदी जी, 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 एक बार मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल को बड़ी सौगात दी। 4 साल पूरे हुए बीजेपी सरकार के और 100 साल पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुए हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात आज हिमाचल को दी। और इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती की बात एक बार फिर से दोहराई और कहा कि हमारा कमिटमेंट सिर्फ विकास और विकास है। डबल इंजन की सरकार में महिलाओं को बहुत उनके जीवन में बदलाव आया है और केमिकल मुक्त उत्पाद की काफी डिमांड है।